Hi friends, today our topic of discussion is Government of India Act 1935. ये क्यों आया, इसका बैकग्राउंड समझते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने जाना कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी और साइमन कमीशन रिपोर्ट आई थी। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है वो उन्हीं दो का एक मॉडिफाइड वर्जन है, ठीक है। और हम ये भी कह सकते हैं कि आज जो हमारा इंडियन संविधान है उसका एक बेडरॉक यानी कि उसका एक फाउंडेशन या बहुत सारे प्रोविजंस 1935 से लिए गए हैं। आइए इसके फीचर समझते हैं। इसके फीचर्स कभी ना कभी और मतलब कि जरूर पूछे जाएंगे। ये कभी ना कभी शब्द गलत है लेकिन ये जरूर पूछे जाते हैं और इन एनी अदर एग्जाम यू आर बाउंड टू आस्क फ्रॉम दिस एरेना। इसके फीचर समझते हैं। इंटेंडेड टू ब्रिंग कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट टू इंडिया। ये कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल जो शब्द है ये इंपॉर्टेंट है। कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल का मतलब ये होता है कि जब हम इलेक्शन करेंगे तो वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी जागेगी। तो ये कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल में एक इलेक्शन शब्द छुपा हुआ है। पॉइंट नंबर 2, ऑल इंडिया फेडरेशन। फेडरेशन का मतलब होता है संघ। किसके किसके बीच में? प्रिंसली स्टेट्स में और ब्रिटिश इंडिया। ऑल इंडिया फेडरेशन, पर यह कभी एग्जिस्टेंस में नहीं आया। ये प्रस्ताव था पर यह कभी एग्जिस्टेंस में नहीं आया। पॉइंट नंबर 3, एडॉप्शन ऑफ डायरकी एट सेंटर, दैट इज रिजर्व एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट्स। डाई का मतलब होता है दो, आरकी का मतलब होता है रूल, यानी कि डबल रूल एट सेंटर, यानी कि रिजर्व और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स विल बी डेल्ट सेपरेटली। यह भी कभी एग्जिस्टेंस में नहीं आया, ठीक। पॉइंट नंबर 4, एबॉलिश डायरकी एट प्रोविंस एंड इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। यहां पे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी शब्द इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें इलेक्शन शब्द छुपा हुआ है। ऑटोनॉमी आपको बेस्ट मैनिफेस्टेशन आज आपको देखेगा। जैसे कि स्टेट्स होती हैं, स्टेट्स में एक सेपरेट इलेक्शन होता है, चीफ मिनिस्टर चुना जाता है, अलग से स्टेट का बजट होता है। तो यहाँ पे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। और प्रस्ताव रखा कि डायरकी को अलग करिए। 1919 के मेरे एक्ट में आपको ये बहुत अच्छे से समझाया हुआ मैंने। फिर आई रिपीट, डायरकी को हटा दीजिए प्रोविंस में, उसकी जगह आप क्या इंट्रोड्यूस कर दीजिए? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। पॉइंट नंबर 5, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंस। 1937 में इलेक्शन हुए थे, ठीक। फिर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, इसका मतलब इलेक्शन सही है, जो कि 1937 में हुए थे। फिर फेडरल कोर्ट, जो कि आया 1937 में। प्रस्ताव आया था 1935 में और वो स्टैब्लिश कब हुआ? 1937 में। फेडरल कोर्ट का मतलब ये हुआ जैसे हम लोग हाई कोर्ट देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट देख रहे हैं। हाई कोर्ट में आपकी बात नहीं मनी तो आप उसको फर्दर सुप्रीम कोर्ट में आप पेश कर सकते हैं, ठीक है। यदि वो फेडरल नहीं होता, आई रिपीट, यदि वो फेडरल नहीं होता तो आप उसको वहां पे सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं कर सकते थे, ठीक है। वो फिर उसी स्टेट के ज्यूरिसडिक्शन में आता और वो फाइनल डिसीजन होता। चूंकि ये फेडरल है इसलिए हम फर्दर सुप्रीम कोर्ट में अपने केस को ले जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 7, फेडरल पीएससी एंड प्रोविंशियल पीएससी। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन। फेडरल पीएससी को हम लोग बोलेंगे यूपीएससी, ठीक। और इस प्रोविंशियल पीएससी को बोलेंगे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। इसका जन्मदाता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, ठीक। फेडरल पीएससी का मतलब कि एक संघ, एक यूनियन जो है रिक्रूट करेगा एक टीम ऑफ एक्सपर्ट बॉडीज जो कि डिफरेंट स्टेट्स में जाएंगी, ठीक है। अगर स्टेट वाला रिक्रूट करेगा तो विद इन स्टेट काम करेंगे। इससे क्या होगा? यूपीपीएससी का की जो सेंटर की जो पकड़ है अपने
स्टेट्स में और स्टेट्स के फर्दर जिलों में स्ट्रांग होगी, इसलिए यूपीएससी को इंट्रोड्यूस किया था। पॉइंट नंबर 8, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल क्रेडिट एंड मनी। ठीक है, क्रेडिट और करेंसी, क्रेडिट का मतलब ये सारे फाइनेंशियल टर्म्स हैं, ठीक है, और करेंसी ऑफ द नेशन। फिर है पॉइंट नंबर 9, बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया उन्होंने। टोटल प्रोविंस थी 11, उसमें से 6 में उन्होंने बाइकैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया। बाई का मतलब होता है 2, कैमरलिज्म का मतलब हाउसेज, 2 हाउसेज, यानी कि लोकसभा एंड राज्यसभा, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। ओके, पॉइंट नंबर 9, देयर विल बी सेंट्रल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट यानी कि यूनियन विल बी डीलिंग, प्रोविंशियल लिस्ट यानी कि स्टेट गवर्नमेंट्स विल बी डीलिंग, कॉन्करेंट मीन्स बोथ ऑफ देम विल बी डीलिंग। प्लस रेसिड्यू पावर्स टू वायसरॉय ऑफ इंडिया, इसको हम गवर्नर भी बोल सकते हैं। रेसिड्यू यानी कि जो इनमें से किसी में भी नहीं है वो हम वायसरॉय ऑफ इंडिया को देंगे, यानी कि ही विल बी द सोल इन चार्ज। सो सेंट्रल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट जो आज भी हम लोग देख रहे हैं, सेंट्रल यानी कि डिफेंस टाइप, प्रोविंशियल यानी कि म्यूनिसिपैलिटी टाइप, और क्योंकि ये लोकल सब्जेक्ट में आ गया ना, वो कानपुर की नालियां और कलकत्ता और बॉम्बे की नालियां आपस में डिफरेंट होंगी। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि जो दोनों लोग डील कर सकते हैं, जैसे एजुकेशन। पॉइंट नंबर 10, सेपरेट इलेक्टोरेट टू डिप्रेस्ड क्लास, यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट, वुमेन एंड लेबर वर्कर्स। ओहो, प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको सेपरेट और ज्वाइंट इलेक्टोरेट में अंतर नहीं बता पाया था। सेपरेट का मतलब अलग, यानी कि मुस्लिम विल बी वोटिंग फॉर मुस्लिम, और ज्वाइंट इलेक्टोरेट का मतलब ये हुआ जैसा आज हम लोग देख रहे हैं, जैसे कुछ सीट्स में वुमेन रिजर्व होती हैं या डिप्रेस क्लास के लोग रिजर्व होते हैं, तो उसमें ऐसा समुदाय विशेष उसको नहीं देता है वोट। आई रिपीट, समुदाय विशेष उसे वोट नहीं देता, सब लोग मिलके ही वोट करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक गांव है, वहां पे जो सीट है वो डिप्रेस क्लास की है, ठीक है, तो डिप्रेस क्लास के मान लीजिए 5 लोग खड़े हो गए, तो उसमें पूरा गांव वोट करेगा, बी इट ब्राह्मण और बी इट एनी अदर कास्ट। ब्राह्मण भी वोट करेगा उसको, मुस्लिम भी वोट करेगा, पर वो करेगा किसको? जितने भी एससी कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं। तो इसको ज्वाइंट इलेक्टोरेट बोलेंगे। और सेपरेट इलेक्टोरेट उसे बोलेंगे कि एससी खड़ा है या डिप्रेस क्लास का आदमी खड़ा है और उसको केवल उसी समुदाय विशेष के लोग वोट करें, यानी कि एससी को ही वोट करें। सो एबॉलिश काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि 1958 में स्टैब्लिश हुआ था, किसको असिस्ट करने के लिए? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। इसको उन्होंने एबॉलिश कर दिया। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो एक टीम ऑफ एडवाइजर्स के द्वारा असिस्ट किया जाएगा, ठीक। इसमें से कुछ पॉइंट्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसका एक एनालिटिकल पार्ट देखते हैं। हाँ, एक पॉइंट और कि इसमें जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी थी, फाइनेंशियल कंट्रोल बोले, वो लंदन से ट्रांसफर कर दिया था न्यू दिल्ली। अभी हम लोगों ने एक्ट पढ़ा 1935 को, उसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का जिक्र हुआ है। पेपर में कितना अच्छा लग रहा है, पर एक्चुअल में क्या था? जो गवर्नर होगा किसी भी प्रांत का, किसी भी प्रोविंस का, उसको पावर्स होंगे, ठीक है, सेक्शन 93 इन्वोक करने का। सेक्शन 93 क्या है कि आप कोई भी गवर्नमेंट को भंग कर सकते हैं, इलेक्टेड गवर्नमेंट को आप भंग कर सकते हैं, ठीक है। सेक्शन 93, वो चाहे मेजोरिटी में आई हो और चाहे मिलजुल के आई हो, ठीक है। फिर इसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स थे गवर्नर को कि ये किसी भी बिल को पास कर दे, लेजिस्लेचर को समन कर ले, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो यानी कि जो एक मेजर पार्ट था कंट्रोलिंग का, वो अभी भी गवर्नर को था। तो इसलिए हम ये स्वीटली नहीं कह सकते कि यस इट वाज ए वेरी फेवरेबल टू इंडियंस, ये बहुत ज्यादा फेवरेबल था इंडियंस के लिए। सो दिस इज फ्रॉम माय साइड। आप लोग भी इसमें और पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, इतने में ही कवर हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज फ्रॉम माय साइड, और आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और थैंक यू वेरी मच।